गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। निर्मल टीटी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में मैं अंजू भारद्वाज आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। इससे पहले बच्चों, आज हम पढ़ेंगे नमूना पद्धति, सैंपल मेथड। सैंपल मेथड। इससे पहले हमने नाटकीय पद्धति का अध्ययन करवा चुके हैं। नाटकीय पद्धति होती क्या है? नाटकीय पद्धति में बालक रंगमंच किस प्रकार से कार्य करते हैं, बालक इतिहास से संबंधित जो भी पात्र हुए थे, हमारे इतिहास में जो भी व्यक्ति विशेष हुए थे, उन व्यक्ति विशेष की घटनाओं का स्वयं में अभिनय करते हुए छात्र को प्रेरित करना, अर्थात छात्रों को उनके बारे में बताना। कौन सी पद्धति? नाटकीय पद्धति का वर्णन करते हैं। नाटकीय पद्धति में हमने आपको बताया था, एक तो शिक्षक की जो रुचि इसमें सबसे अधिक होती है। शिक्षक अगर चाहता है तो बालकों को अच्छे मोटिवेशन करते हुए अभिनय में उनका रोल अच्छे से कर सकता है। उस समय के परिवेश, रहन सहन, खान पान, इस सारी चीज़ों का हम अध्ययन कर चुके हैं। आज हम आपको नमूना पद्धति अर्थात सैम्पलिंग मेथड, एक सैम्पलिंग मेथड मैंने आपको स्रोत जो संदर्भ विधि पढ़ाई थी उसमें भी बताया था। सोर्स जो सैम्पलिंग लेते हैं वो सैम्पलिंग होता है कि आपकी माँ खाना बना रही है, खाना बनाते चावल पका रही है, उस चावल में से एक चावल निकाल के देखती है कि चावल पकाया नहीं, वो क्या हो गया? एक सैंपल हो गया। उस सैंपल मतलब उस मोटिवेशन अर्थात उस वातावरण का, वो चावलों को रखने का उसमें जो था, जैसे गेहूँ खरीदने जाते हैं, अनाज खरीदने जाते हैं, कोई भी चीज़, तो हम पूरी बोरी खोल के थोड़ी देखते हैं, केवल उसमें सैंपल के रूप में कुछ दाने ले लेते हैं, देखते हैं कि ये गेहूँ कैसे हैं और ये चावल कैसे हैं। तो दोनों गेहूँ जो बाजरा जो होता है उनका थोड़ा थोड़ा सैंपल लेना अर्थात नमूना लेना। उस नमूने के माध्यम से ही हम अपना जो व्यापार कर सकते हैं या घर में जो खरीदारी करते हैं उनको लाना, वो क्या होता है? सैम्पलिंग। ये सैम्पलिंग पद्धति क्या है? ये एक ज्योग्राफिकल अर्थात भूगोल से संबंधित है। भूगोल से संबंधित ये सामाजिक अध्ययन के लिए भी कार्य करती है। भूगोल से तो संबंधित है ही है, भूगोल से संबंधित है। किससे? भूगोल से संबंधित है। सामाजिक अध्ययन के लिए भी लाभदायक है। कौन? नमूना पद्धति। सामाजिक अध्ययन के लिए, सामाजिक अध्ययन के लिए कौन सी? नमूना पद्धति। अब सामाजिक अध्ययन के लिए किस प्रकार से इसमें ऐसी बहुत सारी बातें आती हैं, पर्यावरण संबंधी बहुत सारी तमाम ऐसी बातें आती हैं, जैसे दिशाओं का निर्धारण करना, तूफान, बारिश, भूकंप, इतिहास, जलवायु, उद्योग धंधे, प्राकृतिक प्रदेश, बहुत सारी जो घटनाएं आती है वो नमूना, उसमें कठिनाई आती है। बालकों को अध्ययन और अध्यापन करने के लिए जो कठिनाइयाँ आती है उनके लिए नमूना पद्धति है अर्थात सैंपल जो मेथड है उसके द्वारा बालक के ज्ञान का विकास करना। बालक को सैंपल के द्वारा, उस मेथड के द्वारा नमूना होता क्या है, मतलब वहाँ जो क्रियाकलाप हो रही है, कहीं बाढ़ आ रहा है, बाढ़ आई है, असम में बाढ़ आई है, सब बहुत ज़्यादा बाढ़ आई, तो उस बाढ़ को आप प्रत्यक्ष रूप से किस प्रकार बालकों को दिखाओगे, उसका किस प्रकार से आप उसका वर्णन करोगे? क्या मौखिक रूप से बालक समझ जाएंगे? अपना बोल दिया बालक, सुन लिया बालक, कितने दिन याद रखा होगा? सुना। मैंने अभी कहा, पिछली क्लास में आपसे कहा था ना नाटकीय में, कि देखा हुआ ज्ञान और सुना हुआ ज्ञान जितना देखोगे प्रत्यक्ष में और सुनोगे भी, वो स्थायी होता है। अर्थात वो ज्ञानेंद्रिय उस समय क्या होती है? सक्रिय होती है। सक्रिय ज्ञान एकाग्रचित्ता से देखा और सुना हुआ ज्ञान क्या होता है? स्थायी। जैसे आप मूवी देखते हो, आपकी ज्ञानेंद्रिय क्या होती है? सक्रिय होती है, तो आपका ज्ञान क्या हो जाता है? स्थायी। उसी प्रकार से जो नमूना है, अर्थात हम जब भूकंप आया, कहीं बाढ़ आया, उस बाढ़ का मानचित्र लेकर या उसका नमूना लेकर, वहाँ जो जो चीज़ हुई उनके नमूनों को लेकर हम बालकों के सामने प्रस्तुत करते हैं। उस समय के वहाँ की भौगोलिक स्थिति, वहाँ का प्राकृतिक वातावरण, मानव के लिए क्या हो रहा, उस समय विपदा हो रही है, कैसे परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, वो सारी नमूना पद्धति के अंतर्गत आ जाती है। छात्रों को सामाजिक अध्ययन हेतु उचित वातावरण प्रदान किया जाए जिससे उनको भली भांति शिक्षण में रुचि विकसित हो। सामाजिक विज्ञान है, जो एसएस के जो स्टूडेंट है या ज्योग्राफिकल के जो स्टूडेंट है उनके लिए ये बहुत ही लाभदायक है। नमूना अध्ययन पद्धति में किसी एक क्षेत्र का सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक, व्यापारिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक
आर्थिक व्यापारिक दृष्टि से अध्ययन वहाँ के भौगोलिक वातावरण के निर्मित किया जाता है। हमारे राजस्थान की कैसी सांस्कृतिक विरासत है, राजनीतिक कैसी है, आर्थिक रूप से कैसा है, हमारा प्रदेश कैसा है। ज़्यादा गर्मियों के टाइम में बहुत, वैसे तो उष्ण बात आती है, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, रेगिस्तान है हमारे यहाँ, तो हमारे यहाँ का और उधर आप दक्षिण भारत की तरफ चले वहाँ का, और उधर सेवन सिस्टर की तरफ पूर्वी भारत की तरफ चले जाए वहाँ का, सबका अलग अलग दृष्टिकोण है। सबके अलग अलग मेथड के अनुसार हम वहाँ की मोटे स्पेयर के बारे में आपको अध्ययन करा। तो वहाँ के नमूने लेते हुए वहाँ के नमूनों को हम किस प्रकार बालकों के जो अध्ययन में, अर्थात उनके जो सब्जेक्ट में जो टॉपिक आया है उस टॉपिक को किस प्रकार से हम बालक को इस प्रस्तुत करें। इस प्रकार का एक क्षेत्र जैसे कृषि फॉर्म, औद्योगिक धन क्षेत्र, खदानों वाला गाय, चाय के बागान, जैसे इसमें लेंगे हम एक कृषि फॉर्म। कृषि फॉर्म भैया कृषि होती है बहुत सारी, इतना बड़ा बागान है तो वहाँ पानी की आवक होगी, वहाँ का वातावरण जलवायु अच्छी होगी, वहाँ बरसात ज़्यादा होती होगी, वहाँ के जो किसान है वो अधिक मेहनत करते होंगे। जैसे चाय के बागान, चाय बागान उधर आसाम और दार्जिलिंग की तरफ ज़्यादा होती है तो वहाँ का भी मोटेस्फियर अच्छा है। खदानों वाला गांव, कुछ भी क्षेत्र या कुछ भी चीज़ हो, उनके नमूने लेकर आप बालक को अध्यापन करवाना। नमूने के द्वारा बालक को वहाँ की जो सामाजिक और सांस्कृतिक जो परिवेश है उसको समझाना। कौन से मेथड के अंतर्गत? सैंपलिंग मेथड के अंतर्गत। इसके बाद इसमें आता है, जैसे हम एक तो क्षेत्र अध्ययन के लिए लिया जाता है वहाँ के मानव जीवन, जैसे हम चाय के बागान के ऊपर वहाँ का अध्ययन कर रहे हैं, वहाँ नमूने लेते हैं, वहाँ जाते हैं आते हैं, वहाँ की अगर ये सारी चीज़ करते हैं तो वहाँ की जो मानव प्रकृति है, मानव जो सभ्यता है, जहाँ वहाँ लोग रहते हैं, उनके ऊपर भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जब हम वहाँ के कोई चीज़ के ऊपर रिसर्च करेंगे, कोई चीज़ का नमूना लेंगे, सैंपल लेंगे, तो वहाँ की मानव के रूप में उसको जानेंगे, उनसे पूछेंगे, जो चीज़ वहाँ हो रही है उन सबके बारे में हम क्या करेंगे? जानकारी लेंगे। यह मुख्य बात है कि पहले तो वहाँ पर उस विषय को मानव के द्वारा अध्ययन, अर्थात मानव ने जिस चीज़ का वहाँ पर अध्ययन किया उसका अध्ययन, और दूसरे वहाँ का भौगोलिक क्षेत्र का अध्ययन। पहले तो वहाँ के लोग कैसे हैं, उन लोगों के द्वारा ही तो वहाँ की स्थिति का पता चलेगा, तो लोगों के द्वारा वहाँ की स्थिति का पता चलेगा, तो मानव का अध्ययन, फिर वहाँ की भौगोलिक स्थिति का, कौन सी स्थिति का? भौगोलिक स्थिति का, वहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है उस वातावरण का। अब जैसे हमें किसी खान का आपको एक सैंपल लेना है, जैसे बिहार में एक खान है, बिहार की खदानों के बारे में, खदानों, किसकी खदान है? कोयले की खदान, कोयले की खदान। बिहार में कोयले की खदान के ऊपर आपको सैंपलिंग करना है, तो आप कैसे सैंपलिंग करोगे? वहाँ पर वहाँ पहले शिक्षक को, जब हम जाएंगे, शिक्षक जाएगा तभी बात बताएगा छात्रों को, शिक्षक वहाँ जाएगा, वहाँ से सारी चीज़ों को एकत्रित करेगा, कोयला कहाँ से किस प्रकार से उस खदान में पहुँचाया जाता है, उस खदान में लाया जाता है, कैसे मटेरियल निकलता है, कितने लोग उसमें कार्य करते हैं, कौन कौन से उपकरण उसमें कार्य में लगे रहते हैं, वहाँ का कैसा आर्थिक सामाजिक और जलवायु प्रदेश है, वहाँ की स्थिति के आधार पर यहाँ कोयले की कौन कौन सी प्रकार मिलते। तो जो बिहार में हम गए, वहाँ का जाना और आना, समय भी नष्ट होता है, पैसा भी बहुत खर्च होता है, वहाँ के सारे मानवों के, वहाँ के जो लोग रहते हैं उनको, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करना, उसके बारे में हम उनसे जानकारी लेते हैं कि यहाँ पर किस किस प्रकार से ये चीज़ें होती हैं। फिर वहाँ पर जाकर आप कोयले के स्थान पर, ये यहाँ शिक्षक को बताना चाहिए कि खदान कितनी दूरी पर है, स्थान कितना दूरी पर है, वहाँ जाएंगे तो क्या साधन है आने का जाने का, खाने की वहाँ क्या व्यवस्था है, लोगों का वहाँ कैसा परिवेश है, क्या उस खदान में काम कर रहे लोग हैं,
तो क्या वे स्वस्थ हैं, या कोई ऐसी जहरीली विषैली वहाँ से गैस निकलती है जहाँ के वो कारीगर हैं, श्रमिक हैं, उनको कोई बीमारी घेर रखी हो। ये सारी चीज़ें हम सैंपलिंग के साथ लाते हैं। नगर से कितनी दूर है, जिस स्थान पर स्थित है उसे क्या कहते हैं। जैसे बिहार है, बिहार के ये तो है नहीं, टोटल जो बिहार है जिला है वो सॉरी राज्य है, उस राज्य में ही वो मेन उस पर वो फ्रंट में का क्या खदान, तो बिहार से कितनी दूरी है, कौन सा जिला लगता है, उसमें कहाँ जाने का रास्ता क्या है, ये सारी चीज़ें हमें वहाँ पर बतानी। साथ ही साथ यह भी बताया कि खदान का मालिक कौन है। सबसे मूलभूत जो बात है वो है खदान का मालिक कौन है, उसने ये व्यवस्था किस प्रकार से की, क्या कितना पैसा है उसके पास, उसने वो भूमि कहाँ से ली, भूमि के लिए इतना फंड कहाँ से लेके आया, क्या वो शुरू से ही क्या था, करोड़पति था, या उसका जो वातावरण पूर्वज चले आ रहे हैं वो अच्छे पैसे वाले थे, या स्वयं ने धन अर्जन करके खदानों से ही कार्य किया था। तो उस मालिक के बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करके विद्यार्थियों को बताएंगे। विद्यार्थियों को यह भी जान लेना चाहिए खदान से कोयले कैसे निकाले जाते हैं, खदान के अंदर क्या क्या सावधानियां रखी जाती है। हम ये चीज़ें लाएंगे तो विद्यार्थियों को यही बताएंगे खदान के अंदर से कोयला किस प्रकार से निकलता है, निकालते समय क्या क्या सावधानियां रखनी पड़ती है। उस मालिक ने, जो खदान का मेन मालिक है, उस मालिक ने क्या क्या वहाँ पर इंतजाम कर रखे हैं, वो मालिक क्या करता है। इन सब जानकारियों को विद्यार्थियों को देने के पश्चात उन्हें यह बताया जाना चाहिए कि खदान का मालिक भौगोलिक दृष्टिकोण से स्वतंत्र व्यक्ति है कि नहीं, वहाँ का जो भौगोलिक परिवेश है वो एक स्वतंत्र व्यक्ति है वहाँ का। ये चीज़ें भी हमें विद्यार्थियों को बतानी चाहिए। सारी चीज़ें हम कौन सी सैंपलिंग पद्धति के अंतर्गत एक सैंपल लेके आ रहे हैं हम, वहाँ जाना रहना खाना कैसे सामग्री सारी चीज़ें एकत्रित करना, बिहार में है तो कितनी दूरी पे है, कौन सी बस जाती है, कितने श्रमिक लग रहे हैं, किस किस प्रकार के उसमें उपकरण लगाए जाते हैं, क्या निकालते समय क्या क्या सावधानी रखी जाती है, गवर्नमेंट है या फिर व्यक्ति विशेष का है, निजी है, वो सारी चीज़ों के बारे में जानकारी हमें विद्यार्थियों को देनी चाहिए। उसे खदान की स्थापना से पूर्व भूमि का ध्यान रखना होता है। साथ ही कोयले की खदान बाहर जाती है तो किस प्रकार से वो अपने मटेरियल को बाहर कर जाने देता है, ये सारे चीज़ें हमें बालकों से शेयर करनी चाहिए या बालकों को बतानी चाहिए। ये सारी चीज़ें हमें बालकों को बतानी चाहिए। साथ ही कोयला खदान बाहर निकालते समय कुछ बातों का ध्यान। इस प्रकार पाठ की समाप्ति पर शिक्षक को उस क्षेत्र के तमाम मानचित्र, उस क्षेत्र के कहाँ जहाँ वो गया है नमूने लेने, सैंपलिंग लेने, उस क्षेत्र के तमाम मानचित्र क्या करना चाहिए, बनाना चाहिए। ये तो नहीं वो वहाँ के जो वो स्थान है उस खदान को वहाँ से ला के यहाँ रख दे जी, ये तो पॉसिबल नहीं है। पर जो वो वहाँ देखता है और जो सोर्स एकत्रित करता है, सैंपल लेता है वहाँ का, कि वहाँ पर कैसे तो कारीगर नीचे जाते हैं, कैसे उस कोयले को निकालते हैं, क्या क्या उपकरण लगाया जाता है, क्या क्या जाने आने की सामग्री है, कोई बीमारी से ग्रसित है या व्यक्ति विशेष की है, या उसका मालिक कौन है, उसकी भौगोलिक स्थिति क्या है, वो कैसा था, या इस खदान से ही वो पैसे वाला बना है या शुरू में ही उनके थी। ये सारी चीज़ों की तमाम जो बातें हैं विद्यार्थियों को मानचित्र के द्वारा, मानचित्र मॉडल चित्र वगैरह लाके तो हम सैंपल पद्धति को बता सकते हैं। अभी बताया ना, जैसे भूकंप आ गया, उधर बाढ़ आ गई, उधर कोई त्रासदी आ गई, तो हम ये चीज़ों को आंखों देखकर प्रत्यक्ष सारे विद्यार्थी को वहाँ ले नहीं जा सकते। तो मानचित्र के आधार एक मॉडल बनाते हुए उनको शिक्षक को तमाम मानचित्र बना लेना चाहिए और बालकों को अपनी पाठ की समाप्ति पर या पाठ जो है उसके हिसाब से बालकों को अधिगम कराना चाहिए, जिससे बालक पाठ की समाप्ति पर जो सैंपलिंग है, जो ज्योग्राफी का जो पार्ट है, जो कोयले की जो खदान या कोयला किस प्रकार निकाला जाता है, या हमारे उद्योग धंधे कौन कौन से हैं, उन उद्योग धंधे को वो सरलता से अच्छी तरह से सीख ले कौन, बालक। इसके बाद आती है कि बालक विद्यार्थी कोयले यह भी जानेंगे खदान का मालिक भौगोलिक परिस्थितियों का एक सीमा तक दास है, किंतु अपने विवेक और परिश्रमी तक
बहुत ऊंचाई तक, वो जानता है कि यहाँ का हमारा मोटिव ऐसा है, मैं अगर ये कार्य करूँगा तो इसमें सफल होऊंगा, अगर वो कार्य करूँगा तो वहाँ सफल नहीं होऊंगा। हमारे राजस्थान में आप कोयले की खदान निकाल दीजिए, नहीं निकलेगी। कहीं कहीं है जो बहुत वैसा बेकार निकलता है, जैसे बिटुमिन्स प्रकार का कोयला है 2-3 जगह। जो चीज़ें हैं जैसे हमारे यहाँ पर है गैस के, पेट्रोल के, उधर पश्चिमी राजस्थान में वो खदान हमारे करते हैं काम, वो चीज़ें हमारे यहाँ निकलती हैं। वहाँ बाहर से कोई शिक्षक आए, रिसर्चर आए, वहाँ जाके जैसलमेर बाड़मेर वहाँ का एनालिसिस करे, मानचित्र बनाए वहाँ की, हमारे यहाँ की भौगोलिक स्थिति, हमारे यहाँ का सामाजिक परिवेश, मानव की जो सभ्यता है उसका रहन सहन, खान वेशभूषा, वहाँ की जो बीमारी है, बच्चे वहाँ का पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान देते हैं या काम पे, वो सारी चीज़ों का एक खाका बना लेते हैं या अपने दिमाग में बनाते हुए स्वयं मानचित्र के आधार पर, चित्र के द्वारा बालकों को जो पाठ्य पुस्तक में आए हुए जो पाठ हैं उनको आसानी से इन मानचित्रों के द्वारा बालक को समझा सकते हैं। तो इस सैम्पलिंग पद्धति उस व्यक्ति विशेष के अर्थात जो मालिक है इसका, उस मालिक को उसकी स्थिति के बारे में आराम से हम बालकों को समझा सकते हैं। इसके बाद आते हैं इसी प्रकार से इस आसाम में चाय के बागान, रेगिस्तान जीवन, प्राकृतिक पहाड़ी क्षेत्र, मैंने बताया ना हमारा रेगिस्तानी जो जीवन है वहाँ का किस प्रकार की, वहाँ पानी भी नहीं है, गर्मी में आप जाओ तो 8-8, 10-10 किलोमीटर तक, इससे भी ज़्यादा वहाँ की औरतें जाती है घड़े सिर पे रख के, तपती हुई दोपहर में पानी की इतनी समस्या है, उसके ऊपर भी वो सैम्पलिंग कर देते हैं, रिसर्चर करते हैं, वहाँ से लाते हैं। तो ये थोड़ी हम पानी को वहाँ देखने जाएंगे, जब लेके आएंगे कुएं का चित्र बनाती है वहाँ की जो ग्रामीण जो जनसंख्या है, वहाँ का जो रहन सहन है, वहाँ की स्थिति है, उसके माध्यम से हम बालक को बताएंगे। जैसे पूर्वी भारत में हमारा क्या पहाड़ी क्षेत्र का रहन सहन, वहाँ क्या ज़्यादा होता है, किस स्थिति के अनुसार वहाँ के लोग रहते हैं, कैसे वहाँ के लोग, उनकी सारी की चीज़ें हम नमूना अर्थात सैम्पलिंग पद्धति के माध्यम से बालक को अधिगम करा सकते हैं। अब इसमें आएगा नमूना पद्धति के लाभ। क्या आएंगे? सैम्पलिंग जो पद्धति है इसके क्या आ जाएंगे? लाभ। नमूना पद्धति के लाभ। अब इसमें लाभ क्या है? नंबर 1 है इसमें, इस पद्धति का प्रयोग करने से विद्यार्थियों को विषय नीरस नहीं लगेगा। जी हाँ, विद्यार्थियों को विषय नीरस नहीं लगेगा, नीरस नहीं लगेगा। कौन सी पद्धति को? सैम्पलिंग पद्धतियों को। सैम्पलिंग जो पद्धति है उस पद्धति का प्रयोग करते विद्यार्थी को जो विषय है ना, क्या उद्योग धंधे आ गए, ऊर्जा आ गई, कोयला आ गए, खदान आ गए और बहुत सारी चीज़ें, पहाड़ों का रेगिस्तानी जीवन, पता नहीं ये वहाँ की इतनी जनसंख्या है, ऐसे पढ़ा देते हैं। बात वो नहीं, मानचित्र के द्वारा, नमूना पद्धति के द्वारा हम अगर बच्चों को पढ़ाएं तो इसमें विद्यार्थी क्या नहीं होगा? नीरस नहीं होगा, अर्थात वो उत्साहित होगा और जिज्ञासु प्रवृत्ति का होगा, जानने की इच्छा रखेगा, जिससे बालक को पाठ आसानी से समझ में आ जाए। वे स्वयं स्थान विशेष के निवासियों, प्राकृतिक दशाओं, कार्यकलापों के बारे में सोचेंगे, इससे उसका मानसिक विकास भी होगा, नीरस नहीं होगा। स्वयं भी, वो तो कहते हैं ना बालक कल्पना जगत में खोता, तो स्वयं अपने आप में ढालते वो कल्पना के अनुसार उनकी मानसिक विकास, बालक का मानसिक विकास भी होगा। किसमें? ये सबसे पहला लाभ है इसमें, क्योंकि स्वयं सोचेगा वहाँ की स्थिति किस प्रकार की है, वहाँ के लोगों का रहन सहन किस प्रकार से, वहाँ के लोग ये काम कैसे कर लेते हैं, स्वयं कल्पना में लाएंगे और विद्यार्थियों को नीरस नहीं लगेगा। तो मानसिक जो तर्कना है वो उनकी तीव्र होगी। कौन सी में? सैम्पलिंग पद्धति में। दूसरा जो इसका लाभ है वो है उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए यह पद्धति विशेष उपयोगी है। जी हाँ, उच्च प्राथमिक विद्यार्थियों के लिए यह पद्धति उपयोगी है। जी हाँ,
कैसे उपयोगी है? अगर प्राथमिक बच्चों के लिए अगर आप नमूना बताओगे तो वो उसको समझेंगे नहीं, क्या कोयला कहाँ, खदान क्या होती है, रेगिस्तान क्या होता है, पहाड़ी क्षेत्र कैसा होता, वो अभी उनके बारे में इतना उनका मानसिक विकास हुआ ही नहीं है, तो बालक को उनके बारे में पता ही नहीं चलेगा। तो इसमें बता रहे उच्च प्राथमिक के जो विद्यार्थी हैं, जो बालक हैं, उनके लिए यह पद्धति क्या है? उपयोगी है। वो जानना चाहते हैं, वो जिज्ञासु रहते हैं, उनके पाठ में जो चीज़ आई है तो शिक्षक को जिज्ञासु प्रवृत्ति के अनुसार लाभ के लिए उन्हें नमूना पद्धति का ओर लेना चाहिए उच्च प्राथमिक स्तर के लिए, क्योंकि इस समय तक उनकी नियम अथवा सामान्यीकरण में अधिक रुचि नहीं रहती है। बहुत सारे जो अनुसार वो सारी चीज़ों के ऊपर हो जाते हैं, बालकों से थोड़ा सा जो शिशु बालक होते हैं उनसे वो क्या हो जाते हैं? उच्च हो जाते हैं। तो उनके लिए उच्च प्राथमिक के बालकों के लिए उपयोगी है, न कि प्राथमिक बालकों के लिए। अगला जो लाभ है इसमें वो है, इससे संज्ञानात्मक, भावात्मक और कौशलात्मक तीनों क्षेत्रों के उद्देश्यों की पूर्ति होती है। कौन सी होती है? संज्ञानात्मक, मानसिक, भावात्मक और कौशलात्मक। कौशल विकसित होता है इससे। कौशलात्मक उद्देश्यों की क्या होती है? पूर्ति। मानसिक विकास होगा, संज्ञानात्मक, भावात्मक रूप से भी वहाँ के संवेग जागृत होंगे, वहाँ के लोग कितने परिश्रमी हैं, कितना काम करते हैं, कितना मेहनत करते हैं। और कौशल का भी, अरे वो ये काम कर सकते हैं, वो इंसान होते हुए ये सारा काम करते हैं, तो एक कौशल डेवलप होगा, हम भी कर सकते हैं ये सारी चीज़। तो ज्ञानात्मक, भावात्मक और कौशलात्मक उद्देश्यों की पूर्ति होती है। ये आपको मैंने 3 लाभ बताए थे। उच्च प्राथमिक के लिए लाभदायक है, तीनों कौशलों का विकास होता है, और यह जो पद्धति है वो है मनोवैज्ञानिक है, विशिष्ट से सामान्य की ओर। ये क्या है? अगला जो पॉइंट है वो है मनोवैज्ञानिक। कैसी है? मनोवैज्ञानिक पद्धति है और विशिष्ट से सामान्य की ओर। ये विशिष्ट से सामान्य कैसा हो गया? उद्योग धंधे के बारे में आपका कोई पाठ आया कि कोयला की खदानें हैं, उसका विस्तृत वर्णन कीजिए या कोयले के बारे में बताइए, तो ये हो गया एक टॉपिक विशिष्ट। फिर सामान्य कैसे होगा? उसके अंतर्गत आने वाली जो चीज़ें हैं, छोटी चीज़ों में हम एंड तक जो कोयला कैसे बनता है वहाँ तक सामान्य चीज़ों के बारे में विशिष्ट हो गया। कोयला की खदान है, आपको खनिज आ गया तो खनिज के अंदर कोयला आ गया, कोयला विशिष्ट, उसके बारे में विस्तृत छोटी छोटी सामान्य चीज़ों से समझना। तो मनोविज्ञान क्या है? ये पद्धति है और विशिष्ट से सामान्य की ओर ले जाती है। ये तो हो गए इसके लाभ। अब जहाँ लाभ है वहाँ कुछ लिमिट्स भी हैं, सीमाएं भी हैं। अब पहली सीमा है इसमें, इस पद्धति की प्रमुख सीमा अध्यापकों को उचित सहायक सामग्री एवं पुस्तकों की उपलब्धता की है। सबसे बड़ी बात है इसमें लिमिट्स में पुस्तकों की उचित व्यवस्था, पुस्तकों की उचित व्यवस्था और सहायक सामग्री का इसमें अभाव रहता है, नहीं मिल पाती है। बहुत सारी चीज़ों को हम एकत्रित करते हैं, या एक शिक्षक ऐसे बिहार जाएगा या आसाम जाएगा या रेगिस्तान में जाएगा तो बहुत समय लग जाएगा उसको ये चीज़ें लाते हुए, बालक का समय व्यतीत होगा। जो हमारा जो दैनिक दिनचर्या का जो वार्षिक पाठांतर है वो पाठ की हम पूर्ति नहीं कर पाएंगे, तो ये इसमें कमी है। पाठ्य पुस्तक हमें सही ढंग से अवेलेबल नहीं होती है, तो जिससे हम बालकों का अधिगम अच्छे से नहीं करा सकते। दूसरा इसमें पॉइंट है, अध्यापकों को इसके प्रयोग के लिए पर्याप्त समय देना था, जो प्राय संभव नहीं है। जो मैं अभी बता रही थी ने, पर्याप्त समय देना होता है, जो प्राय क्या नहीं होता है, संभव नहीं है। अगर एक पॉइंट में, एक उद्योग धंधे में, या आप रेगिस्तानी जो कल्चर है, रेगिस्तानी जो कोई भी चीज़ है उसके बारे में आप बालक को अध्ययन कराओगे तो बालक के और सारे पाठ रह जाएंगे, वो संभव ही नहीं करवा सकते आप इस पद्धति के। तो ये भी इसमें कमी है। उचित तो व्यवस्था, सहायक सामग्री नहीं है, पाठ्य पुस्तक भी उपलब्ध नहीं है, और जो हम कार्य करवा रहे हैं, शिक्षक जो कार्य करवा रहा है उसके लिए वो पर्याप्त समय भी नहीं दे पाता।
क्यों नहीं, संभव नहीं है, क्योंकि अगर ऐसे एक एक चीज़ को करवाएंगे हम तो क्या होगा, समय का अभाव होगा और जो हमारे जो सिलेबस है वो पूरा नहीं हो पाएगा। इसके बाद जो इसकी लिमिट्स है वो है, इस नमूना पद्धति का उपयोग उच्च स्तर के विद्यार्थियों के लिए निश्चित रूप से उपयोगी है, लेकिन प्राथमिक विद्यार्थियों के लिए उपयोगी नहीं है। वो तो मैंने आपको बता दिया, उच्च प्राथमिक विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है लेकिन प्राथमिक के लिए उपयोगी नहीं है। इस शिक्षण सामग्री एकत्रित करने की कठिनाई तो अवश्य है, पर शिक्षक स्वयं रुचि लेकर विद्यार्थियों के सहयोग से सामग्रियों को एकत्रित करने का प्रयास करता है। इसमें आपको बताया था हमने, वो ठीक है, ये कठिन भी है, पद्धति कठिनाई की ओर है। शिक्षक अगर स्वयं इसमें रुचि ले, सहायक सामग्री खुद एकत्रित करे या अपने पाठ को अधिक रोचक बनाने का प्रयास करे तो इसमें अच्छा प्रयास कर सकता है, बालक को अच्छा ज्ञान, अच्छा सर्वांगीण विकास कर सकते हो। कौन सी पद्धति के माध्यम से, नमूना पद्धति के माध्यम से। हमने बताया था आपको ये ज्योग्राफिकल अर्थात भूगोल के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि है। कौन सी, नमूना पद्धति। सामाजिक अध्ययन के लिए भी है क्योंकि वहाँ की दिशा, जलवायु, भौगोलिक प्रदेश, ये सारी चीज़ें हम उस स्थिति की, उस एरिया की जानकारी को किस प्रकार से हासिल करें। आज हमने नमूना पद्धति के द्वारा आपको जो एक एक्सप्लेन किया था